हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज की क्लास में हम कुछ एटम के जो लास्ट टॉपिक्स अपने पास है उनका डिस्कशन करेंगे और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एक्सरसाइज के हम उनको भी करेंगे। तो देखो सबसे पहले बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मीन अपने पास क्या होता है समझते हैं। जैसे मान लो कि बच्चों अपने पास में ये एटम है और इस एटम की ये अपने पास में न्यूक्लियस है और ये एटम की फर्स्ट ऑर्बिट ले लेते हैं, ये सेकंड ऑर्बिट ले लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन को मतलब इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को आप उसकी लास्ट में मतलब आप उसकी जो लास्ट ऑर्बिट है इन्फिनिटी, कहने का मीन आप इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए आपको जितना एनर्जी का आपको रिक्वायरमेंट होता है, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आयनाइजेशन करना यानी इसका मीन हो गया इलेक्ट्रॉन को उनकी ऑर्बिट से इन्फिनिटी में भेजना। उसके लिए जो आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। उसके लिए जितना पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन को दिया जाएगा, जितना पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन को दिया जाएगा, जिसकी वजह से यह कहा अपने लास्ट ऑर्बिट इन्फिनिटी यानी एटम से बाहर चला जाता है। यानी किसी इलेक्ट्रॉन को उनकी ऑर्बिट से एटम से बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और जितना पोटेंशियल उनको दिया जाता है जिससे उनको सफिशिएंट एनर्जी मिल सके, हम उसको क्या कहते हैं बच्चों आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ हम थर्ड पोस्टुलेट से इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे। क्वेश्चन हम इसके थर्ड पोस्टुलेट से करते हैं। तो बच्चों बोर का थर्ड पोस्टुलेट अपने पास क्या होता है, E इक्वल्स टू En2 माइनस En1। अब En2 क्या होगा बच्चों, En2 क्या होगा, लास्ट ऑर्बिट होगा, हायर ऑर्बिट रहेगा। और हमारे लिए यहाँ हायर ऑर्बिट कौन सी है बच्चों, इन्फिनिटी है। और इन्फिनिटी पर एनर्जी कितनी हो जाती है अपने पास, जीरो हो जाती है। मान लो बच्चों अपने से क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन क्या पूछा जाए भाई कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन को K से आपको आयनाइजेशन करवाना है, किसी इलेक्ट्रॉन को K ऑर्बिट से आयनाइजेशन आपको करवाना है, तो वो जो K से कहाँ पहुंचेगा, इन्फिनिटी पर पहुंचेगा। तो उसको कितना आयनाइजेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा उसका आपको फॉर्मूला बताना। फॉर्मूला तो ये रहा, इसका वैल्यू भी आपको फाइंड करना है। तो वैल्यू क्या रहेगा बच्चों अपने पास में, E इक्वल्स टू En2 हायर ऑर्बिट, और हायर ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है अपने पास, जीरो। आयनाइजेशन यानी उसको इन्फिनिटी में भेजने के लिए, माइनस En1 कितना होगा बच्चों, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि यहाँ En1 लोअर ऑर्बिट हमने कौन सी ले रखी है बच्चों, K ले रखी है, और K में एनर्जी कितना होता है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने पास क्या आ गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। इसको बच्चों EI से वैसे हम डिनोट करते हैं, EI से डिनोट करते हैं, EI या आयनाइजेशन के लिए यूज आ रहा है। अब इस एनर्जी को देने के लिए हमें जितना पोटेंशियल रिक्वायर होता है हम उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, जिसका मेजरमेंट देखो बच्चों हम कैसे करेंगे। E इक्वल्स टू क्या है बच्चों, En2 माइनस En1 है अपने पास में, और हमें पता है, क्या पता है बच्चों, ये कितना होगा अपने पास, जीरो रहेगा, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट यहाँ ऑलवेज कितना रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, और इन्फिनिटी पर एनर्जी कितनी होती है, जीरो, और ये माइनस En1 हो गया। अब एनर्जी क्या होता है बच्चों अपने पास में, एनर्जी होता है क्या है, Q इंटू वी भी होता है, और यह Q कौन होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन होगा। सो E की जगह या E इंटू वी लिखा जा रहा है, माइनस En1। सो V इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस En1 अपॉन क्या आ गया, E आ गया। यानी En1 जैसे यहाँ आपको कैसे इन्फिनिटी पर आयनाइजेशन उसका करवाना है, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, माइनस En1 कितना है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने पास है, और डिवाइडेड बाई किसका करेंगे बच्चों आप, ई का, ई से ई कैंसिल होगा तो कितना आ गया 13.6 वोल्टेज आ गया। ये माइनस का रहेगा बच्चों, ये माइनस EN1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का कितना आ गया बच्चों 13.6 वोल्टेज आ गया। यानी इतना वोल्ट यदि हम देंगे तब इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट से इन्फिनिटी में चला जाएगा। ऐसे आप एल ऑर्बिट से आयनाइजेशन करवा सकते हैं, तो सभी ऑर्बिट से आयनाइजेशन करवा सकते हैं। En2 सभी के लिए कितना रहेगा बच्चों, लास्ट ऑर्बिट इन्फिनिटी, एटम से बाहर का मानेंगे। En1 जो भी लोअर ऑर्बिट आप लेंगे जहाँ से इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर भेजना है एटम से, उसकी एनर्जी आप यहाँ ले लेंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि जो बच्चों 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है अपने पास में, इस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यदि आप वोल्टेज में ले लेते हैं, देखो ई से ही कैंसिल हो गया, ये वोल्टेज में ही तो आ रहा है, तो वोल्टेज में ले लेते हैं तब उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो अपने पास है बच्चों एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेड करना, एक्साइटेड करने का मतलब हो गया कि बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन को उसकी लोअर ऑर्बिट से जब हायर ऑर्बिट में भेजना रहेगा, इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जब आपको भेजना होगा तो जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, जितना एनर्जी वो एब्सॉर्ब करता है, हम उसको एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसे फॉर्मूला वही थर्ड पोस्टुलेट से फाइंड करेंगे बच्चों, क्या रहेगा, वही En2 माइनस En1 रहेगा। अब सपोज क्वेश्चन आपसे कह दिया जाए कि आपको के ऑर्बिट से एल ऑर्बिट में उसको भेजना है, तो यहाँ के क्या हुआ भैया अपने पास में, के लोअर ऑर्बिट हुआ, और लोअर ऑर्बिट का En1, और En1 लोअर ऑर्बिट के लिए के ऑर्बिट की कितनी होती है बच्चों, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एल ऑर्बिट है बच्चों अपने पास में, एल का यहाँ एल कौन होगा, हायर ऑर्बिट रहेगा, तो En2 अपने पास कितना रहेगा भाई, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा सेकेंड ऑर्बिट में। ये सभी हाइड्रोजन के लिए बता रहा हूँ अभी। तो वो जो ई एक्साइटेशन को ई यहाँ बेस में हम इसे बता रहे हैं, तो यह एक्साइटेशन अपने पास एनर्जी कितना रहेगा, तो यह एक्साइटेशन एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, En2 हायर ऑर्बिट क्या है, माइनस 3.4 माइनस En1 कितना बच्चों, माइनस 13.6 से सभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जा रहा है, तो ये प्लस का हो गया, तो प्लस का अप्रोक्सीमेट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। यानी एक्साइटेड करने के लिए इन्फिनिटी में एक्साइटेड नहीं करना है, इन्फिनिटी में एक्साइटेड यदि आप करेंगे तो वो आयनाइजेशन एनर्जी रहेगा। तो इन्फिनिटी से पहले जितनी भी ऑर्बिट्स अपने पास है जिससे इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर नहीं निकले, तब तक एक्साइटेड आप करेंगे तो उस एनर्जी को हम एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे। और इतना एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, इतना एनर्जी उसको देने के लिए जितना पोटेंशियल हमें रिक्वायर होता है, हम उसको बच्चों एक्साइटेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पोटेंशियल का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों अपने पास में, इस एनर्जी में इलेक्ट्रॉन का डिवाइड करेंगे एज इट इज इसी मेथड में। तो कितना आएगा, जैसे मान लो आपको के से एल ऑर्बिट में ही भेजना है, तो के से एल में भेजने के लिए अपने पास में एक्साइटेशन एनर्जी कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, डिवाइडेड बाई ई से ई कैंसिल होगा तो V इक्वल्स टू कितना आएगा, 10.2 वोल्ट आएगा। ऐसे ही हम अदर ऑर्बिट्स के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। फिर होता है जो बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होगा कि बच्चों हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी की, तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से जब हम बाइंड करके रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या लगता है बच्चों अपने पास, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, हम उसको बाइंड करके रखते हैं तब तो एनर्जी माइनस में आती है। लेकिन हम जब बच्चों उसको रिलीज कर दें, हम उसको कहाँ भेजने लग जाए, वही आयनाइजेशन एनर्जी की जैसे ही है। यदि हम इसको कहाँ भेज दें बच्चों, एटम से बाहर भेज दें या उसको ऑर्बिट से फ्री करवा दें, तब जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। या ये कह सकते हैं कि जैसे ये फॉर्मूला है अपने पास में En2 माइनस En1, सपोज आपको के ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब हो गया कि आपको कैसे कहाँ भेजना है, उसको इन्फिनिटी पर भेजना है। सेम है, बिल्कुल सेम है, आयनाइजेशन एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो E इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, En2 का मतलब हायर ऑर्बिट इन्फिनिटी है, यहाँ En1 लोअर ऑर्बिट के ले लेते हैं अभी, जैसे के लिए सोल्व करें तो वही ये 0 आ गया बच्चों, माइनस 13.6 आ गया, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया।
तो प्लस में आ रहा है तो बच्चों वाइंडिंग एनर्जी आपके पास है। तो किसी इलेक्ट्रॉन को यदि आप उसकी ऑर्बिट से फ्री करवा देते हैं, रिलीज कर देते हैं, जिससे वो वापस से लौट ही नहीं पाए, यानी इन्फिनिटी पे भेज दिया जाए, उसको एटम से बाहर निकाल दिया जाए, तो उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो ये अपने पास कुछ और टॉपिक्स है जिसका हमने आज डिस्कशन किया है। अब फटाफट से बच्चों आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकालें, आप बुक निकालिए, कॉपी पेन उठाइए और नोट करना इसको भी स्टार्ट कर दीजिए। और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो रीड कर लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों बुक आप साथ रखें, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करनी है प्रेजेंट इन द पास्सन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। पास्सन में बच्चों फाइंड करना है, और पास्सन के लिए फाइंड करना है सबसे पहले वेवलेंथ क्या होता है 1/λ r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब पास्सन सीरीज में बच्चों फाइंड करना है, तो पास्सन सीरीज में n1 कितना होता है बच्चों अपने पास 1 होता है, सॉरी पास्सन है n1 कितना होता है अपने पास, लोअर ऑर्बिट कितना रहता है बच्चों 3 रहता है, लेमन बामर पास्सन लोअर ऑर्बिट 3 रहता है, और हायर ऑर्बिट कितना होता है अपने पास में 4 5 6 इन्फिनिटी तक चलता है। हमें ये पता है, हमने बताया है आपको कि बच्चों लेमन में बामर में पास्सन में ब्रैकेट में फंड में जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा आती है, मैक्सिमम आती है। लेकिन जो लास्ट वाली अपने पास में स्पेक्ट्रल लाइन होती है, लास्ट वाली का मीन उसमें n2 ऑलवेज कितना रहेगा बच्चों इन्फिनिटी रहेगा, सभी में ऑलवेज n2 का वैल्यू सभी में इन्फिनिटी रहेगा। तो सभी के अंदर अपने पास में यहाँ पर क्या रहने वाला है n2 इन्फिनिटी रहने वाला है, और इन्फिनिटी पर लास्ट में हमेशा वेवलेंथ मिनिमम शॉर्टेस्ट प्राप्त होती है। तो यहाँ n1 बच्चों पास्सन में 3 रहेगा, n2 कितना रहेगा इन्फिनिटी रहेगा, तो वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं। r का वैल्यू एज इट इज रख देता हूँ बच्चों। ये किसके लिए फाइंड करवा रहा है आपसे, तो ये फाइंड करवा रहा है अपने पास में, किसी का नेम नहीं दिया, तो हाइड्रोजन लेंगे यहाँ 1/n1, तो बच्चों 3 का स्क्वायर 1/n2 बच्चों इन्फिनिटी हो गया, और 1/∞ क्या होता है अपने पास में, ये 9 हो गया, ये 0 हो जाएगा, तो 1/λ कितना है बच्चों r/9 आया। अपने को लैम्डा फाइंड करना है, तो ये ऊपर ये इंटू 1/r बच्चों 1/r का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 913 या 912 का भी आप यूज कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में अपने पास आ गया। तो ये कितना आ गया, 9 को 3 से करेंगे बच्चों 27 हो गया, ठीक है। 9 को 1 से करेंगे बच्चों 9, और 9 और 2 11 हो गया, 9 कितना हो गया 81 हो गया, तो ये 82 आ गया। तो 8217 एंगस्ट्रॉम, और 8217 एंगस्ट्रॉम बच्चों अपने पास इंफ्रारेड होता है, तो ये इंफ्रारेड अपने पास से वेव होगी। तो नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों रीड करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपने से क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स 2 एनर्जी लेवल्स। ये 2 एनर्जी लेवल है बच्चों, एक En2 मान लेते हैं, एक En1 मान लेते हैं। इनका एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मीन क्या होगा बच्चों En2 माइनस En1 रहेगा। वो डिफरेंस अपने को गिवन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में कन्वर्ट करना चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, ये जूल आ गया। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों अपने से व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, what is the frequency of radiation emitted when the atom make a transition from the upper level to lower level। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों यहाँ से लोअर से कहाँ आ रहा है बच्चों अपने पास
हायर से लोअर की साइड आ रहा है। तो अपने को पता है कि बच्चों यहाँ से फिर ये क्या रिलीज करेगा, ये फोटोन ये रिलीज करेगा। अब जो फोटोन जो ये रिलीज कर रहा है उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी अपने से पूछा गया है, और फोटोन का फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है बच्चों, E n2 माइनस En1। क्या कहता है बच्चों अपने पास, En2 माइनस En1। हायर ऑर्बिट की एनर्जी में से लोअर ऑर्बिट की एनर्जी को माइनस करना है आपको। तो यह कितना आएगा अपने पास, En2 क्या है बच्चों, नहीं दिया हुआ, En1 नहीं दिया हुआ, लेकिन इनका गैप आपको दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये किसके इक्वल होगा, h न्यू के इक्वल होगा। फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए भाई, तो 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में हम h का डिवाइड कर देंगे। h क्या है, 6.62 इंटू 10⁻34। प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसको सोल्व करने पर अप्रोक्सीमेट 5.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज अपने पास आंसर आने वाला है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए भाई फटाफट से। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है अपने पास में, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट यानी जहाँ के 1 होता है, मतलब के ऑर्बिट के लिए n क्या होता है, 1 होता है। ये ग्राउंड स्टेट अपने पास है। ठीक है, इस ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी दी हुई है, टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन, टी टोटल एनर्जी गिवन है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। इस स्टेट पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज क्या करता है, रिवॉल्व करता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व करता है, इसलिए जो एनर्जी अपने पास में टोटल एनर्जी रहेगी, वो टोटल एनर्जी किसके इक्वल रहेगी बच्चों, यहाँ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रहेगी। और काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी एक काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा जा रहा है भाई। ठीक है, तो अपने को फॉर्मूला में रखना क्या है कि टोटल एनर्जी किसके इक्वल रहेगा अपने पास में, वही काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रहेगा, क्योंकि रिवॉल्यूशन हो रहा है, कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहा है अपने पास में। तो यहाँ E कितना गिवन है, E अपने पास गिवन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, माइनस E कितना है बच्चों, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा यहाँ, 13.6 इलेक्ट्रॉन वो इन पॉजिटिव। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसका एनर्जी जो रहेगा टोटल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही रहेगा। लेकिन अब आपसे पोटेंशियल एनर्जी भी पूछा गया है, तो हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी का जस्ट डबल होता है। रिलेशन आया है, हमने पहले प्रूफ करके भी बताया है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या रहेगा बच्चों, 2 काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको जब आप सोल्व करेंगे, 2 को 6 से करेंगे बच्चों 12 आ गया, 3 को 2 से करेंगे 6, और ये 7 और ये 2 आ गया, तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप फटाफट से। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों की है, हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम है इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल। इनिशियली ये ग्राउंड लेवल है बच्चों के, एन जहां 1 होता है। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन अपने पास में लेवल एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी का एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब बच्चों फोटोन की फॉर्म में करेगा, और विच एक्साइट, और ये एक्साइटेड होकर पहुंच रहा है अपनी हायर ऑर्बिट में, ऑर्बिट नंबर 4 में पहुंच जाता है बच्चों। ये आगे आपसे कह रहा है डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर, क्योंकि यहाँ जब पहुंचेगा तो बच्चों यहाँ वो किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, E इक्वल्स टू एच न्यू, फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हमने से क्या पूछा गया है बच्चों, यहाँ एक तो इस फोटोन का फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, और यहाँ से यहाँ तक जाने पर कितना वेवलेंथ अपने पास होगा वो भी अपने से पूछा गया है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला याद करें, 1/λ RZ², 1/N1² -1/N2²।
ये कौन होगा बच्चों, n1 होगा, लोअर ऑर्बिट रहेगा, और ये हायर ऑर्बिट रहेगा। ये लोअर ऑर्बिट है अपने पास में, ये इसका हायर ऑर्बिट है, ठीक है। सो 1/λ इक्वल्स टू आर। आर कितना होता है अभी बाद में रखेंगे, Z1 हाइड्रोजन की बात कर रहा है, n1 क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया, n2 कितना हो गया, 4 हो गया। सो 1/λ इक्वल्स टू आर, 1 माइनस 1/16 आ गया बच्चों। इसका एलसीएम आप यूज लेंगे तो कितना लेंगे, 16, 16 माइनस 1, सो अपने पास में 1/λ कितना आएगा बच्चों, 15r/16। बट लैम्डा आपको फाइंड करना है, तो लैम्डा को कैसे फाइंड करेंगे, इधर करते हैं। तो लैम्डा कितना आएगा बच्चों, जस्ट रिवर्स करेंगे, 16/15 इंटू 1/r। सॉल्यूशन आपको खुद को करना है। अब 1/r 913 होता है एंगस्ट्रॉम में। आप सोल्व कर लेंगे और ये अपने पास कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। जब बच्चों लैम्डा फाइंड हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी फाइंड हो सकती है, क्योंकि लैम्डा फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, C3 इंटू 10⁸, और लैम्डा यहाँ सोल्व करने पर आ जाएगा जो भी आपके पास आएगा 913 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे और हर्ट्ज में आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी सोल्व के बाद फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिए आप फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है बच्चों कि अपने से यूजिंग द बोर्स मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्पीड फाइंड करना हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए बच्चों Z1 रहेगा। इन देखो ये सभी में फाइंड करवा रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड में और थर्ड में फाइंड करवा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट में तो आपको वेलोसिटी यानी v1 फाइंड करना है, v2 फाइंड करना है और v3 भी फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है इन सभी ऑर्बिट्स में टाइम पीरियड भी बच्चों फाइंड करना है। टाइम पीरियड T1 भी फाइंड करना है, T2 भी फाइंड करना है, T3। T1 का मतलब क्या हो गया बच्चों, T1 के ऑर्बिट में, ठीक है। T2 यानी L ऑर्बिट में, ये M में। इसी तरीके से ये कौन सी ऑर्बिट है बच्चों, K में स्पीड इलेक्ट्रॉन का, L में, और ऐसे M में फाइंड करना है। अब स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास में, जिसको हमने लास्ट क्लासेस में सॉल्यूशन करके बताया है। वही क्या होता है, v वेलोसिटी n ऑर्बिट में कितना होता है बच्चों अपने पास में, 2.18 इंटू 10⁶ इन मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। अदर ऑर्बिट के लिए जैसे हम बात करें तो आप फॉर्मूले में देखना बच्चों, हम इसको Z/n से मल्टीप्लाई कर रहे थे। फर्स्ट ऑर्बिट में 2.18 इंटू 10⁻ कितना होता है, 6 होता है। ये किसके लिए था, तो ये अपने पास में हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट के लिए था। अब हमें अदर ऑर्बिट्स के लिए फाइंड करना है। तो जो अदर ऑर्बिट्स के लिए क्या हो जाएगा, जब v1 फाइंड करें, ठीक है। तो v1 फाइंड करेंगे तो z कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और n अपने पास यहाँ कितना हो जाएगा, जैसे v1, तो v1 के लिए तो नॉर्मल हमें पता ही है कितना हो जाएगा, 2.18 10⁶ Z1 N1। सो v1 इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड के लिए फाइंड करें आप, ठीक है। तो सेकेंड के लिए कितना रहेगा भाई अपने पास में, v2 2.18 इंटू 10⁶, Z हाइड्रोजन है 1, N कितना हो जाएगा 2। सोल्व करेंगे, मीटर पर सेकेंड में v2 भी आ जाएगा। एज इट इज v3 फाइंड करना है, 2.18 इंटू 10⁶, Z1 हो गया, N कितना हो गया बच्चों अपने पास, 3 हो गया। सोल्व करेंगे, ये सभी मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट के 3 क्वेश्चन हो गए। सेकंड पार्ट में टाइम पीरियड पूछा है। तो बच्चों हमने को पता है कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमने आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करके बताया है भाई। तो फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दे रखा है फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का। तो यहाँ टाइम अपने पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड यानी वेलोसिटी हो जाएगा। अब हम बात करें कि आपको टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस, और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो डिस्टेंस 2πrn कर लेते हैं, Tn कोई भी ऑर्बिट हो सकता है।
स्पीड बच्चों वी एन हो गया। अब हमें जैसे फर्स्ट ऑर्बिट का फाइंड करना है तो बच्चों रेडियस कौन से ऑर्बिट की रहेगी, फर्स्ट ऑर्बिट की रहेगी, वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट की रहेगी। और रेडियस फाइंड करने का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यानी हम बात करें कि यदि आपको फर्स्ट ऑर्बिट की चाहिए तो यानी नॉर्मली हमने बता रखा है जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या करेंगे आप, ये फर्स्ट ऑर्बिट की होती है। सेकेंड ऑर्बिट के लिए ये फर्स्ट की हो गई, सेकेंड ऑर्बिट के लिए रेडियस क्या होती है बच्चों, आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 स्क्वायर, क्योंकि जो भी रेडियस होती है वो रेडियस उनकी जो भी ऑर्बिट होती है उन ऑर्बिट के नंबर के स्क्वायर के रेशियो में होती है। यानी ये 1 तो 4 टाइम R2 रहेगा, इससे 9 टाइम 0.529 9 टाइम यानी 3 का स्क्वायर, ये सभी एंगस्ट्रॉम में इनका रेडियस रहेगा। V1 V2 V3 हम फाइंड कर चुके हैं, रेडियस आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो T1 क्या आ जाएगा, एक बता रहा हूँ, दो आप खुद करेंगे, 2 पाई R1। R1 कितना रहेगा 0.529 एंगस्ट्रॉम में है तो 10⁻⁻10 आ जाएगा। V1 देखो हम फाइंड कर चुके हैं, ये रहा 2.18 इंटू 10⁻6, 16 आप करेंगे तो सेकेंड में आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको बच्चों T2 फाइंड कर लेना है और ऐसे ही T3 फाइंड कर लेना है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 8। क्वेश्चन नंबर 8 अपने से क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट है उनका रेडियस दिया हुआ हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट का कितना दिया हुआ आपके पास में 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। ये बच्चों वही 0.529 इन एंगस्ट्रॉम है जिसको अप्रोक्सीमेट सोल्व करके लिखा गया है। क्या पूछा गया आपने से, व्हाट आर द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट में और थर्ड ऑर्बिट में रेडियस पूछे है हमसे, ठीक है। तो ये तो Rn हो गया और ये फर्स्ट ऑर्बिट का है वैसे, और हमें ये पता है कि रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जैसे अभी रेडियस का अमाउंट इन्होंने दे रखा है वही यूज ले आप, और आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, क्योंकि हाइड्रोजन है तो जेड तो 1 हो गया। आप इसको जो भी ऑर्बिट है, ऑर्बिट नंबर है, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे R2 फाइंड करना है तो 5.3 इंटू 10⁻11 और 2 का स्क्वायर 16 आप करेंगे, ये मीटर में आंसर आ जाएगा। R3 फाइंड करेंगे तो बच्चों 5.3 इंटू 10⁻11 इंटू 3 का स्क्वायर, और ये मीटर में आंसर आ जाएगा जो भी सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। अब बच्चों एग्जाम्पल 9 और 10 के लिए मैं अलग से क्लास लूंगा, दोनों को अलग सेपरेट समझाऊंगा, अच्छे क्वेश्चन है दोनों, तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है।